गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तितवई मेमोरियल गर्ल्स से मैं आपकी शाहीन मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपके क्लास 10th के इतिहास विषय का फर्स्ट लेसन है। तो पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि 9th क्लास में आप बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, आप पास किए, आप 10th में आ गए। इसके लिए मैं आपको विश करती हूँ, बहुत मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन बच्चों, अब बहुत सिंसियर होने की ज़रूरत है, अब बहुत ही सीरियस होने की ज़रूरत है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन बच्चों जो भी आपने लिखा आप पास भी कर गए, लेकिन उसमें आपने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बहुत अच्छे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया। और अब क्लास 10th है तो आपको बहुत ही सीरियस होना है। अगर आप अच्छी तरह लिखेंगी, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करेंगी तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि अब तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आप बहुत ही कंसंट्रेट करके बहुत ही अच्छी तरह से सब सुनिए इस लेसन को और समझिए कि हम लोग किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह ध्यान देके इसको सुनिए। और जब आपका ये पार्ट अभी आज तो इस लेसन का मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूँगी। मैं इसको आज पार्ट 1 में पढ़ाऊँगी मैं, लेकिन जितना आज मैं पढ़ाऊँगी उस पर ही आपको क्वेश्चन एंड में दूँगी और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप एक महाद्वीप है, आप सभी जानते हैं। और राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? इस पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिससे राष्ट्र को अधिक प्राथमिकता दी जाती है और राष्ट्र की उन्नति और विस्तार का ध्यान रखा जाता है और राष्ट्र की परंपराओं तथा गौरव का सम्मान किया जाता है। यानी राष्ट्रवाद ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम अपने देश, अपने राष्ट्र की ही उन्नति और उनके गौरव का ही सम्मान करते हैं कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता हमारा राष्ट्र है। और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, और इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे ये राष्ट्रीयता की भावना लोगों में आई। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन के आया था जिससे यूरोप के पूरे राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। गौर कीजिएगा 19वीं शताब्दी में, क्योंकि उसके पहले जब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, ये राष्ट्रवाद वह नहीं था। यूरोप में बहुत समय से, लंबे समय से एक ऐसे राज की गतिविधि आ रही थी, एक ऐसे राज की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें सारी सत्ता, पूरी प्रभु सत्ता सिर्फ एक केंद्रीय सत्ता के हाथ में रहती थी। तो अब हम देखेंगे कि ये राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रीयता की भावना लोग वहाँ पे यूरोप के लोगों में कैसे आई। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जो 9th में आप पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति आपका लेसन है। तो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। तो 1789 में जब ये क्रांति हुई थी तो उसी वक्त से राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ी। आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके पूरे भाग पे एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश हम आपको पहले भी 9th क्लास में बता चुके हैं, जहाँ पे जो भी केंद्रीय सत्ता में रहता है उस पर कोई अंकुश नहीं, यानी अपनी मनमानी करना। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से पूरी सत्ता राजतंत्र से निकल के फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में आ गई थी। फिर फ्रांस का झंडा बना, तिरंगा झंडा बना। स्टेट्स जनरल के बारे में आपने पढ़ा है, 3 पढ़ा था आपने, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। स्टेट जनरल का भी एक चुनाव हुआ। स्टेट जनरल एक संस्था थी, उसका नाम जनरल नेशनल असेंबली कर दिया गया। और एक ऐसी सत्ता जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके पूरे भूभाग पे नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। आप समझ रही हैं? उसके पहले तक सारे नागरिकों के लिए ऐसा कुछ नहीं था।
1789 के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, और कीजिएगा। 1789 के बाद नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आयात निर्यात शुल्क जो समाप्त कर दे, आयात यानी आना, निर्यात यानी जो चीज़ हम भेजते हैं, ये सब आप 9th में पढ़ चुकी हैं। और उस वक्त पेरिस में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा मान लिया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि फ्रांस की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, इसका असर दूसरे देशों में भी पहुंचा। हम तो पूरे यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट हुआ था कहाँ से बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांस से, यानी फ्रांस से जो स्टार्ट हुआ था ये यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचा। और 1790 दशक तक हॉलैंड, गौर कीजिएगा, यूरोप के देशों का नाम मैं आपको बता रही हूँ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली आदि कई देशों में यह विचारधारा पहुंच गई थी। और इस तरह से नेपोलियन जो था, जो फ्रांस का शासक बना था, उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र वापस लाया। प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, 9th के नागरिक शास्त्र में आप पढ़ चुकी हैं। प्रजातंत्र को समाप्त, राजतंत्र जहाँ पे एक राजा होते हैं, और प्रजातंत्र वैसा शासन होता है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं। तो नेपोलियन प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र ले आया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने जो भी क्रांतिकारी सिद्धांत थे उसको उसने वही रखा। और उसने एक संहिता बनाई थी, एक नागरिकों के लिए एक संहिता यानी एक कानूनों का संग्रह, संहिता यानी कानूनों का संग्रह। तो 1804 में उसने एक नागरिका संहिता बनाई थी जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, जिसमें कानून सबके लिए बराबर थे, समान बराबरी के अधिकार सबको दिए गए थे। और इस संहिता में फ्रांसीसी क्षेत्र में इसको जो लागू किया गया था, तो डच, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली ने भी नेपोलियन की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बताया और सरल बताया। तो डच, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, इन सब जगहों पे भी इसका बहुत सम्मान किया गया। यातायात संचार व्यवस्था को भी बहुत सुधारा। ये हम बात कर रहे हैं नेपोलियन के फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था का। यातायात संचार सुविधा, किसान, कारीगर, मजदूर, उद्योगपति आदि को बहुत आज़ादी मिली। शुरू में तो इस व्यवस्था का बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ, लेकिन फिर भी बाद में कुछ लोगों को लगा कि ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये हमारी पूरी तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। और अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट को, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी के बीच, अगर आप 18वीं शताब्दी के वक्त का जो अगर हम यूरोप का नक्शा आप देखेंगे कभी, तो आप देखेंगे कि वैसा राज्य आपको नहीं मिलेगा जैसा आज है। आज हम जैसे जर्मनी का नाम लेते हैं, इटली का, स्विट्ज़रलैंड का, और अभी तो आजकल आप लोग यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस कोरोना वायरस के महामारी के वक्त में आप यूरोप में बहुत, चूँकि ज़्यादा ये फैला हुआ है, इसी वजह से आप सब घर में हैं और हम लोग इसलिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो। तो आपने बहुत नाम सुन रही हैं आप, जर्मनी का, इटली का, ये सब सारे जो देश यूरोप के हैं, इन सब जगहों पे भी बहुत ज़्यादा फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात फैली। लेकिन उस वक्त यूरोप के नक्शे में इन लोगों को राजशाही, डच और कैंटन के रूप में बांटा जाता। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पाठ के अंदर, कि हम देखते हैं कि हमारा आगे चल के हम क्या है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में कि कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग क्या है। सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो भी ज़मीन का मालिक होता था, वो कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग माना जाता था। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटा था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों पे औद्योगिक जो भी उत्पादन व्यापार होता था, उसमें शहरों का तो बहुत विकास हुआ, वाणिज्य का भी बहुत विकास हुआ। और इंग्लैंड में आपसे अगर पूछा जाए औद्योगिकरण का विकास क्या हुआ, तो ये 18वीं सदी में हुआ। आप ध्यान दीजिए कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण जो हुआ था वो तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन जर्मनी में ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अब आप अपने पार्ट में आगे चलिए कि ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है।
हम देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता से संबंधित बहुत सारे विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। अब आप उदारवाद क्या है देखिए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, लेबर पे आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, यानी आज़ादी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उसके बाद उदारवाद निरंकुश शासन तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार के लिए समाप्ति चाहते थे। अब जो लेसन हमारा स्टार्ट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो इसकी स्टार्टिंग हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड चलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ, 1789 में क्रांति हुई, आगे बढ़ी और इसी तरह धीरे धीरे 90 के बाद से सारे यूरोप के और देश जैसे हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, इटली है, इन सब जगहों में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तो अब जब लोग आज़ादी चाहने लगे, यानी उदारवाद राष्ट्रवाद के लिए, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से जो भी शासन था उस वक्त, जो निरंकुश शासन था, लोग ये चाहते थे कि वो निरंकुश शासन समाप्त हो जाए और जो समाज में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को बहुत ज़्यादा अधिकार थे, उनके अधिकारों की समाप्ति कर दी जाए। तो इस तरह से संपूर्ण 19वीं तथा 20वीं सदी में आरंभिक शुरुआत के जगहों पे, शुरुआत के वर्षों में हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं थीं या जो ऐसे पुरुष थे जिनको संपत्ति नहीं थी, जिनके पास, उन सबको कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, सामाजिक और कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो यानी मत देने का, वोट देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अब लोगों ने, महिलाओं ने तथा संपत्ति विहीन पुरुष जो थे, उन लोगों को प्राप्त नहीं था, तो उन लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई। तो अब हम आगे देखते हैं कि 1815 के बाद से जब नेपोलियन का पतन हो गया था, तो वहाँ पे यूरोप में क्या हुआ था। 1815 में नेपोलियन के हार के बाद से यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से बहुत ज़्यादा प्रेरित। 1815 में किन किन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? फ्रांस का राजा नेपोलियन, ब्रिटेन, गौर कीजिएगा, ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ये हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, तो आप ये सारे नाम बताएंगे। ब्रिटेन, फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और इस तरह से इस नेपोलियन की जब हार हुई थी तो किस संधि के द्वारा हुई थी, वो हम आपको बताते हैं। वियना की संधि, एक ऐसी वियना की संधि तैयार की गई थी जिसका मेन उद्देश्य था कि उन सारे बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान शुरू किया था। और उसके बाद से इन सारी चीज़ों जो भी नेपोलियन ने किया था और बदलने के बाद से यूरोप के लोगों ने उत्तर में नीदरलैंड और जो बेल्जियम को शामिल किया, दक्षिण में जिनेवा को जोड़ा और ऑस्ट्रिया को इटली सौंप दिया। और ये जो कुछ छोटे राज्य थे, इनको बड़े राज्यों को सौंप दिया। लेकिन नेपोलियन के 39 राज्य थे जर्मनी के, उनको वैसे ही जर्मन महासंघ के रूप में बरकरार रखा। ये हम बात कर रहे हैं 1815 के बाद से क्या वहाँ की सिचुएशन थी। इन सबका उद्देश्य था कि राजतंत्र को वापस लाया जाए, जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। और राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया हुआ जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो राष्ट्रवादी चाहते थे, वो था प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी बच्चों, प्रेस की आज़ादी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी जनता अपनी बातों को कहना चाहती है तो उसके लिए उसे चाहिए कि वो अपनी बातों को फैला सके, समाचार पत्र के द्वारा, या आजकल जो टेक्निकल बहुत हाई हो गई है तो मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा। लेकिन पहले पेपर तो हमेशा से ही, शुरू से ही इस चीज़ का था कि उस वक्त भी था। तो प्रेस की आज़ादी यानी जनता अपनी बातों को कह सके। बहुत सी यूरोपीय राज्यों में जो क्रांतिकारी विचार देने के लिए लोग आगे बढ़े और गुप्त संगठन बनाने लगे। अब हम आपको ये पॉइंट्स बताएंगे कि क्रांतिकारी, जो यूरोप में क्रांतिकारी कौन कौन से लोग आए थे और क्या हुआ था। तो बहुत से लोग मिलके यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी लोग मिलके कुछ गुप्त संगठन बनाने लगे। और इसमें सबसे बड़ा था इटली का क्रांतिकारी, जिसका नाम था ज्यूसेप्पी मैत्सनी। क्या नाम था बच्चों? ज्यूसेप्पी मैत्सनी। और इसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था।
उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे। इस पे हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका जन्म, इसका क्रांतिकारी कौन था और इसका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हम बात कर रहे हैं इटली के क्रांतिकारी जियोसिपी मैत्सनी के बारे में। उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए। पहला था मार्सेल में यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, जिसके समय में पोलैंड, फ्रांस और इटली ये सारे जर्मन के संघ थे, राज्य थे। तो इस तरह से इटली को जोड़ के इन लोगों एक एकीकृत गणतंत्र बनाया गया और इटली की मुक्ति का यही एक आधार था। और उसको देख देख के जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए जाने लगे। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी गुप्त संगठन के बारे में। और इस तरह से आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, 1830 से 1848 तक क्रांतियों का युग चला। सन 1830 से 1848 तक यूरोप के अनेक क्षेत्रों में क्रांति हुई और जिसमें बहुत से शिक्षित मध्यवर्गीय लोग थे, मध्यवर्ग यानी मिडिल क्लास बेटा, और ये इसमें पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर भी थे, स्कूल के अध्यापक भी थे, क्लर्क भी थे, वाणिज्य व्यापार के लगे लोग भी थे। और इस तरह से फ्रांस में 1830 में भी एक युद्ध हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट घटना थी जिसने यूरोप के जो अमीर वर्ग थे, अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का बहुत बड़ा संचार किया था। वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूरोप की जो क्रांतिकारी भावना आगे बढ़ रही थी, जो राष्ट्रवाद की प्रगति हो रही थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की, उससे यूनानियों को आज़ादी के लिए यूनानियों ने संघर्ष किया। जो संघर्ष 1821 में स्टार्ट हुआ था और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आपको फिर से बता दें कि 1821 में यूनानियों ने संघर्ष के लिए कोशिश किया था और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई। तो ये राष्ट्रवाद जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से फ्रांस से होते हुए यूरोप के दूसरे देशों में फैला और इसमें जो आज़ादी हासिल करने के लिए जो हमारे उदारवादी थे या जो मध्यम वर्ग था, उसके बाद धीरे धीरे क्रांतिकारी संगठन हमारा भी आया और जो हमारे राष्ट्रवाद के क्षेत्र में जो हमारी आगे बढ़ी, उसमें बहुत एक और नई चीज़ हम आपको बताते हैं, रूमानी कल्पना। तो इसका ये अर्थ है कि राष्ट्रवाद का विकास, अच्छा ऐसे लग रहा है कि राष्ट्रवाद हमें सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद को जो भी विकास हुआ था, जो भी विस्तार हुआ, सिर्फ युद्धों तक ही सीमित नहीं था, सिर्फ विस्तार यानी उसको आगे बढ़ाने तक ही सीमित नहीं था। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें हम आपको कह सकते हैं कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत आदि सब राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में सब चीज़ों ने बहुत सहयोग दिया। कि अपनी राष्ट्रवादी चीज़ों के लिए इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। वहाँ की जो स्थानीय बोली थी, जो स्थानीय लोक साहित्य थे, इनको सारी चीज़ों को एकत्र करने का ये उद्देश्य था कि प्राचीन राष्ट्रीय भाषा को हिलाना नहीं है, बल्कि आधुनिक संदेश ज़्यादातर लोगों से पहुँचाना है। इस तरह से भाषा भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही। तो ये नहीं कह सकते हैं हम कि सिर्फ कोई भी राष्ट्रवाद की जो कभी आगे बढ़ता है या कभी आज़ादी हमें मिलती है जब सिर्फ हम लड़ाई झगड़ा तक ही करें। लड़ाई झगड़े की यानी युद्ध और उसके विस्तार के अलावा बहुत सी ऐसी कला और संस्कृति भी है, काव्य और कहानियाँ भी हैं, किस्से भी हैं, भाषाएँ भी हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस तरह से अगर हम यूनानीवाद को देखेंगे तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक ख़ास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो अब हम यहाँ पे आपको इतना ही आज बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पे लोगों ने रोमानीवाद के साथ युद्ध विस्तार के साथ साथ आपको कल्पना और संस्कृति के द्वारा भी राष्ट्रीय भावना का विकास किया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और फिर अभी आपका लेसन नेक्स्ट दिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करूँगी और इसके बाद आज मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भेजूँगी। आप उस क्वेश्चन का उत्तर अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।